स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी बायोलॉजी की तैयारी। अगर आप चाहते हो कि आपके 2027 के बोर्ड एग्जाम बहुत ज़बरदस्त हो जाए, स्पेशली बायोलॉजी की आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, तो जो सवाल मैं आपको बताने वाली हूँ इन सवालात को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 सपोर्ट एंड मूवमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सही है। तो आज की इस वीडियो में जो सवाल मैं आपको बताऊंगी वो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी बल्कि उसके सूटेबल आंसर भी बताऊंगी, ठीक है। और अगर डायग्राम की जरूरत पड़े तो हम डायग्राम से भी अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ताकि आपको ना सिर्फ रट्टा लगाना पड़े बल्कि आप पूरा अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सको, सही है। क्योंकि बाज दफा पेपर में क्या होता है, सवाल एज इट इज नहीं पूछा जाता, सवाल घुमा के पूछा जाता है। तो अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, पैनिक ना हो, टाइम जाया ना हो और आप फौरन उसका आंसर अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। रेडी हो तो जल्दी से एक नोटबुक निकालो, पेपर निकालो, पेन निकालो, क्वेश्चन को अपने पास नोट डाउन करो और इनके आंसर्स को भी नोट डाउन करो, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले सवाल को डिस्कस करते हैं, जो कि है सेक्शन बी का यानी शॉर्ट क्वेश्चन का पहला सवाल। सवाल में लिखा है डिफाइन जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट। तो हमने सबसे पहले बताना है कि जॉइंट क्या है, जॉइंट की कितनी टाइप है, कौन कौन सी टाइप है और जॉइंट का फंक्शन क्या है। सो अगर हम देखें हमारा चैप्टर नंबर 4 सपोर्ट एंड मूवमेंट के ऊपर है, विच मीन्स जॉइंट किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है सपोर्ट और मूवमेंट से। सो अभी आप ये समझोगे जैसे आपको जॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और उसको अच्छे से रिवाइज करते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, सही है। चलो सबसे पहले जॉइंट को समझने से पहले सपोर्ट एंड मूवमेंट पे आ जाओ। सपोर्ट एंड मूवमेंट है क्या? सपोर्ट यानी हमारी बॉडी की जो साख्त है, जो स्ट्रक्चर है, उसको किसी न किसी चीज ने सपोर्ट किया हुआ है, सहारा दिया हुआ है, तभी तो हम स्ट्रेट खड़े हो पाते ना। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल इधर पढ़ रहे तो उधर पढ़ रहे, वो तो एक अलग कंडीशन है कि जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती है, जब हम वीक होते हैं, हमारी बॉडी वीक होती है, तो हम इधर गिर रहे होते हैं उधर गिर रहे होते हैं, वो तो ठीक है, अलग ही सिनेरियो है ना। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो बैलेंस है या हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हम मूव करते हैं, ठीक है, हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ये कह लो कि जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, ठीक है। ऐसा कभी हुआ है कि भाई आप जोर से भाग रहे हो और आपका जो है वो स्टमक की पोजीशन चेंज हो गई, हार्ट की पोजीशन, बिल्कुल अजीब सी बात हो जाएगी ना, ऐसा तो नहीं होता। तो सवाल ये बनता है कि ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर एक कंप्लीट सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, एक पूरा ढांचा है, पूरा स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बॉडी को एक कंप्लीट शेप फराहम कर रहा है, जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट फराहम कर रहा है, सही है। इसी सपोर्ट को और इसी सपोर्ट से मिलने वाली जो मूवमेंट है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, यानी हमारी बॉडी का कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम जो है, उसी स्केलेटल सिस्टम को हम किस में पढ़ते हैं? सपोर्ट एंड मूवमेंट में। सो सपोर्ट कैसे मिल रही है, सहारा कैसे मिल रहा है, ये तो समझ आ गया। कंप्लीट स्केलेटन की मदद से हमारी बॉडी को सपोर्ट मिल रहा है। व्हाट अबाउट द मूवमेंट? मूवमेंट यहाँ पर है कि जो हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं, ना सिर्फ चलने फिरने के लिए, बल्कि हम अपनी बॉडी के अंदर मौजूद हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर मौजूद जो बोन्स है, अब ये जो स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, जो पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, ये किस चीज से मिलके बना है? बोन्स से मिलके बना है, राइट। सो ये जो बोन्स है स्टूडेंट, इस बोन्स की इवन जो मूवमेंट है, अच्छा, दो बोन्स आपस में कनेक्टेड है, राइट। सो ये जो दो बोन्स आपस में कनेक्टेड है, इन दोनों बोन्स को कनेक्ट किस चीज ने करके रखा है? दैट इज कॉल्ड जॉइंट्स। जॉइंट्स ने दोनों बोन्स को कनेक्ट करके रखा है और इन बोन्स की जो मूवमेंट हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स हो रही है। तो इसी मूवमेंट को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो सपोर्ट और मूवमेंट से थोड़ा दिमाग में आया,
रिवीजन हुआ कि सपोर्ट और मूवमेंट में हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे होते हैं। सपोर्ट और मूवमेंट में हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी का कंप्लीट जो स्केलेटन सिस्टम है, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में जो बोन्स की मूवमेंट है या जो बोन्स आपस में कनेक्ट होकर, जो जॉइंट्स कनेक्ट होकर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर की जो मूवमेंट है, मसल्स की जो मूवमेंट है, उसी को हम पढ़ते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट में। सही है, तो हमने ब्रीफली रिवाइज किया है अपने चैप्टर को कि इसमें हम पढ़ते क्या हैं। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर जो कि इस चैप्टर से लिया गया है, दैट इज द जॉइंट। तो जॉइंट पूछा गया था कि जॉइंट है क्या, जॉइंट की टाइप्स क्या क्या है, और जॉइंट का मेन फंक्शन क्या है। सही है, तो अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, टाइप्स को देखेंगे और फंक्शन लिखेंगे। सही है, चलो सबसे पहले हेडिंग लगा लो आप लोग डेफिनेशन ऑफ जॉइंट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे और हेडिंग लगाएंगे किसकी स्टूडेंट, जॉइंट की। सबसे पहले बताएंगे कि भाई जॉइंट एक्चुअल में है क्या। सो जॉइंट इज क्या आप कह लो, इज द प्लेस where two bones, अच्छा टू बोन्स भी हो सकती है या टू और मोर, दो बोन्स कनेक्टेड होंगे या दो से ज्यादा बोन्स भी, यानी दो से ज्यादा बोन्स भी कनेक्टेड हो सकती हैं। ठीक है, टू बोन्स और टू और मोर बोन्स कनेक्टेड, या आप कह लो मीट। ठीक है, इन द बॉडी, कहां पर कनेक्ट होंगे, कहां पर मिलेंगे, इन द बॉडी। ओके, अच्छा आगे लिखा है जॉइंट हेल्प द बॉडी टू मूव। सो अब ये जॉइंट है क्या, जॉइंट बेसिकली वो जगह है या वो प्लेस है जो कि बेसिकली कनेक्ट करती है या मीट करती है दो बोन्स को बॉडी के अंदर, उसको हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट बेसिकली मदद करती है बॉडी को मूवमेंट देने में। जैसे कि अगर हम देखें कि ये हमारे हाथ है, हमारा पाम है, कंप्लीट हथेली है और इसमें हमारे फिंगर्स हैं। अब ये फिंगर जो इजीली बेंड हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, ये कैसे मूव हो रहे हैं, बोन्स को अगर हम फोर्सली मूव करेंगे तो वो तो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन ये इजीली कैसे मूव हो रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। तो हर बोन्स के पास क्या है, जॉइंट है। तो दो बोन्स को जॉइंट्स ने कनेक्ट करके रखा है, और जॉइंट बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है बोन्स को। सो जॉइंट वो प्लेस है स्टूडेंट जहां पर दो बोन्स या दो से ज्यादा बोन्स मीट होते हैं, या आप लिख सकते हो कनेक्टेड होते हैं इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। जॉइंट हेल्प द बॉडी टू मूव, जॉइंट मदद देता है मूवमेंट में। अब जैसे यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, अब ये मैं इजीली अपने हैंड को मूव कर पा रही हूँ, हाउ, जॉइंट की वजह कर। जॉइंट है यहाँ पे, एक बोन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरी बोन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दरमियान में क्या है, जॉइंट है। सो जॉइंट दो बोन्स के दरमियान भी हो सकता है, दो से ज्यादा बोन्स भी होंगे। जैसे हमारे फिंगर्स में ज्यादा बोन्स हैं, तो जितने ज्यादा बोन्स को हम कनेक्ट करेंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, जॉइंट्स होंगे। सही, जॉइंट्स की अगर हम टाइप की बात करें तो कुछ जॉइंट्स की टाइप ऐसी होती हैं जो कि मूवेबल होती हैं, इजीली मूव कर सकती हैं। जैसे कि ये यहाँ पर जो जॉइंट है ये मूवेबल जॉइंट है। कुछ जॉइंट की टाइप्स ऐसी होती हैं जो कि मूवेबल बिल्कुल भी नहीं होती, उन्हें बिल्कुल भी मूव किया नहीं जाता, उन्हें हम हल्का फुल्का स्लाइटली मूव कर सकते हैं। जैसे हमारी बैकबोन, इसको स्लाइटली मूव किया जा सकता है। आप एक हद तक अपनी कमर को बेंड कर सकते हो, ज्यादा कर करोगे फोर्सफुली तो वो टूट सकती है बोन। ठीक है, और कुछ बोन ऐसी होती है जो बिल्कुल भी मूव नहीं हो सकती। एक कंप्लीटली मूवेबल होगी, जिसे प्रॉपर हम मूव करते हैं, राइट। एक होगी स्लाइटली मूवेबल, जैसे हमारी बैकबोन। सही है, तो बैकबोन हम एक हद तक बेंड कर सकते हैं, ज्यादा फोर्सफुली करेंगे तो वो या तो उसमें आप ये कह लो क्रैम्प्स आ जाएंगे या फिर वो ब्रेक हो जाएगी। सही है, इसके अलावा जो हमारे पास जॉइंट है वो एक ऐसा होता है जो कंप्लीटली इमूवेबल होता है, बिल्कुल भी स्लाइट मूव भी नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा स्कल, हमारे स्कल में हमारी जो आप
कह लो हेड है, जो खोपड़ी है, जो स्कल का स्ट्रक्चर है, उसमें जो बोन है वहां पर भी जॉइंट है, बट वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। क्या हम अपने स्कल को मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, किसी भी डायमेंशन में हम अपनी स्कल को क्या कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल ही इमूवेबल हो जाएगा। सही, तो ये क्या हो गई, टाइप्स हो गई। जॉइंट की डेफिनेशन मोर देन इनफ है। आप इतना बता सकते हो कि जॉइंट वो प्लेस है जहां पर दो बोन्स मीट अप होती हैं या कनेक्टेड होती हैं इन द बॉडी। जॉइंट हेल्प द बॉडी टू मूव। जॉइंट बॉडी को मदद देता है किसमें, मूव करने में, मूवमेंट करने में, राइट। अब अगर हम इसके टाइप्स को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ओके। और यहाँ पे हम एक एक करके अपनी जॉइंट की टाइप्स को लिखेंगे। सबसे पहले टाइप यहाँ पर लिखी है फाइबरस, फाइबरस जॉइंट। अच्छा, ये वो जॉइंट होता है जो कि इमूवेबल होता है, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट वो जॉइंट जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, इमूवेबल जॉइंट होता है। फाइबरस जॉइंट आर दी इमूवेबल जॉइंट, जिसको हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, डू नॉट अलाउड टू मूवमेंट, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो आप ये कह लो कि जॉइंट होती है, पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। दूसरी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है कार्टिलेजेस, कार्टिलेजियस जॉइंट। और जो कार्टिलेजियस जॉइंट होती है ये स्लाइटली मूवेबल होती है, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो हमारे पास टाइप होती है दैट इज साइनोवियल, साइनोवियल जॉइंट। और ये क्या होती है स्टूडेंट, ये कंप्लीटली मूवेबल होती है, या हम इसको लिख सकते हैं फ्रीली मूवेबल, ठीक है। यानी ये कंप्लीटली हम इसको मूव कर सकते हैं, इसको बेंड कर सकते हैं। तो अगर इसकी एग्जांपल लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे, फाइबरस जॉइंट जो कि बिल्कुल इमूवेबल जॉइंट है, तो वो हमारा कौन सा होता है, हमारा स्कल, सही है। अच्छा, कार्टिलेजियस जॉइंट यानी जो स्लाइटली मूवेबल होती है, उसमें आप लिख सकते हो हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है, जो यानी कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो आप लिख सकते हो। साइनोवियल जॉइंट में आप कौन से लिख सकते हो, जैसे कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे आर्म्स में है, हमारे शोल्डर में है। इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट, जो कि फ्रीली मूवेबल होते हैं, आप कंप्लीटली इसको मूव कर सकते हो, राइट। सो ये था हमारे पास जॉइंट, जॉइंट की टाइप्स। और जॉइंट का फंक्शन हमने यही लिख दिया था कि जॉइंट बेसिकली हेल्प करता है द बॉडी टू मूव, ये होगा इसका फंक्शन। इसके अलावा जॉइंट के फंक्शन में आप ये भी लिख सकते हैं कि जॉइंट्स प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी। जॉइंट किसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, बोन्स को। जॉइंट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बोन फॉर मूवमेंट। जॉइंट बोन्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है ताकि वो मूव कर सके, सही है। अब जैसे अगर हमारे, आप ये कह लो कि अगर शोल्डर में जॉइंट ना होता तो क्या हम अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी हम मूव कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट मौजूद है। इस तरीके से हमारे नीज में है, ठीक है। अच्छा, हमारे बाल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। तो ये तमाम जॉइंट जो इजीली फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं साइनोवियल जॉइंट। वो तमाम जॉइंट जो कि बहुत हल्के फुल्के लाइटली या स्लाइटली मूव करते हैं, जैसे हमारी बैकबोन, एक हद तक हम अपने जो है ना वो बैक को मूव कर सकते हैं, डाउन, आप ये कह लो कि अपवर्ड या फिर बैकवर्ड, सही है। तो आप आगे की तरफ, पीछे की तरफ, साइड में, लेफ्ट राइट में मूव कर सकते हो, लेकिन एक हद तक। ज्यादा उसको स्ट्रेच करोगे तो या तो आपके क्रैम्प्स आ सकते हैं, जिसको हम नॉर्मली मोच कहते हैं, जो दर्द उठ जाना, तकलीफ हो जाएगी, या तो ये क्रैक भी हो सकते हैं, बोन टूट भी सकती है, रिस्की भी हो सकता है, सही है। सो ऐसी कंडीशन में हम ज्यादा इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, राइट। सो ये हमारे पास है कार्टिलेजेस जो कि स्लाइटली मूवेबल है। और ऐसी भी टाइप है जॉइंट की जो कि बिल्कुल फाइबरस होती है, विच मींस इमूवेबल। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास स्कल, यानी जो हमारा स्कल है, हमारी खोपड़ी है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, लिखा है राइट मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन एंड
स्केलेटन की मेन टाइप बतानी है आपने और उसका फंक्शन बताना है। अब देखो स्केलेटन जो होता है वो किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट, वो हमारे बोन से मिलकर बनता है और स्केलेटन की ना ज्यादा टाइप होती है, एक से ज्यादा होती है, सही है। अब ये कंप्लीट हमारी बॉडी को क्या करता है, स्ट्रक्चर फराहम करता है, सपोर्ट फराहम करता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ऑफ कोर्स टाइप में फर्क है तो फंक्शन में भी फर्क होगा, सही है। तो हम इसकी टाइप्स को देखते हैं और साथ ही उनके फंक्शन को देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो मेन टाइप है, अगर आप कहो कि द मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन, हम बात कर रहे हैं मेन टाइप ऑफ स्केलेटन की, तो उसमें सबसे पहला हमारे पास जो आता है दैट इज द एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंडोस्केलेटन, सही है। एंडोस्केलेटन क्या होता है, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, इंडो से समझ आ रहा है विच मीन इनसाइड द बॉडी, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। एंडोस्केलेटन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होंगे, ठीक है, मेड बोन्स एंड कार्टिलेज, और ये बने होते हैं मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा, बोन तो आपको समझ आ गया कि हमारी बॉडी में जो हड्डियां मौजूद है, बोन्स मौजूद हैं, उन्हीं से मिलके एंडोस्केलेटन बन रहा है। कार्टिलेज क्या है स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में ना बोन्स और कार्टिलेज का फर्क डिफरेंस भी पूछा जाता है, राइट, 3 डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। सो व्हाट इज द कार्टिलेज, कार्टिलेज बेसिकली हमारे पास एक बोन्स की ही टाइप है जो कि थोड़ी स्पंजी, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, ठीक है। अगर हम बोन्स की बात करें, बोन्स का स्ट्रक्चर इंटरनली स्पंजी होता है, बट बोन्स कैसी होती है, ब्रेकेबल होती है, टूट जाती है, टूट सकती है, लेकिन कार्टिलेज इजीली ब्रेकेबल नहीं होता है। कार्टिलेज हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद है, हमारे ईयर्स में, हमारे कान में एक हड्डी है जो कि थोड़ी फ्लेक्सिबल, थोड़ी सॉफ्ट सी होती है, वो कार्टिलेज है। हमारी नोज में जो हड्डी है, बोन है, वो कार्टिलेज की है, ठीक है। इसी तरीके से कार्टिलेज मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में भी होती है। कुछ फिश ऐसी होती हैं जो कि कंप्लीटली कार्टिलेज से मिलके बनती है, जिसे हम कार्टिलेजियस फिश कहते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में सवाल ऐसे भी आता है, कार्टिलेजियस फिश, डिफरेंस बिटवीन द कार्टिलेजियस फिश एंड द बोनी फिश, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर कंप्लीटली बेस करता है सपोर्ट एंड मूवमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंस की बजाय इनके स्ट्रक्चर पर डिफरेंस आ सकता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड द कार्टिलेज। तो बोन्स यानी नॉर्मल हड्डियां, बट कार्टिलेज ऐसी बोन होती है, कार्टिलेज में बोन ही होती है, बट ऐसी जो कि थोड़ी फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होती है। और अगर ये पूछा जाए कि कार्टिलेज कहाँ मौजूद है, तो हमारे एयर के स्ट्रक्चर में, हमारे नोज के स्ट्रक्चर में कार्टिलेज मौजूद होता है, सही। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। तो इंडोस्केलेटन मेन टाइप है स्केलेटन की, इनसाइड द बॉडी जो स्केलेटन होता है वो इंडोस्केलेटन होता है, और ये बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बनता है, सही है। अच्छा, उसके बाद आप ये लिख सकते हो फाउंड इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट। इंडोस्केलेटन कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, एंड वर्टिब्रेट, अदर वर्टिब्रेट, बाकी वर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट से मुराद क्या, वो तमाम जानदार जिनके पास बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। बट वो तमाम जानदार जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, उनको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं, ठीक है। अब इनवर्टिब्रेट में हमारे पास कौन कौन से जानदार आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर, सही है। और अगर हम बात करें वर्टिब्रेट की, इनवर्टिब्रेट में रेप्टाइल आएगा। वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट में सबसे पहले तो हम ह्यूमन बीइंग आते हैं, और हम अगर क्लास में बात करें तो हम आते हैं मैमल्स में, सही है। सो मैमल्स वो तमाम जानदार होते हैं जो कि एग्स नहीं देते हैं, बल्कि डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। समझ आ रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या बात की, हम बात कर रहे हैं बेसिकली स्केलेटन के ऊपर, राइट। सो स्केलेटल हमारे पास है क्या, हमारे पास स्केलेटल पूरा बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है बोन्स का,
ठीक है। अब जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हो, ढांचा, कंकाल। तो कंकाल तो बिल्कुल हिंदी वर्ड हो गया, लेकिन अगर हम उर्दू में बात करें सादा और आसान अल्फाज में समझें तो हम क्या कहते हैं, ढांचा कहते हैं आई गेस, और हम क्या कहते हैं, पूरा स्केलेटन कहते हैं। अब ये जो स्केलेटन है स्टूडेंट, ये बोन से मिलकर बना है, ऐसा ही सिर्फ हड्डियां होती है ना, अब ये बोन से मिलकर बना है। अब ये जो बोन्स हैं स्टूडेंट, इसमें ना सिर्फ हमारे पास टफ बोन नहीं होती, बल्कि कुछ फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट बोन्स भी होती हैं। उसी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बोन्स को हम कहते हैं कार्टिलेज, राइट। अच्छा, अब अगर बात करें स्केलेटन की टाइप की, तो स्केलेटन की दो टाइप है मेन, एक है इंडोस्केलेटन और एक टाइप है हमारे पास एक्सोस्केलेटन। सही है, इंडो और एक्सो, सही है। अब देखो नाम से ही आपको समझ आ रहा है, इंडो का मतलब होता है इनसाइड और एक्सो मींस आउटसाइड। सो इंडोस्केलेटन यानी वो स्केलेटन जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द बॉडी, जो कि बना होता है बोन्स और कार्टिलेज से, यानी सॉफ्ट बोन से और हार्ड बोन से, फाउंड इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट। अब यहाँ पर मैं क्या बता रही थी कि ह्यूमन में पाया जाता है, यानी हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है वो इंडोस्केलेटन है, राइट। और अदर वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट तो सबसे पहले समझो वर्टिब्रेट है क्या, आपने साइंस में पढ़ा होगा। वर्टिब्रेट वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। और वो तमाम जानदार जिनकी बैकबोन मौजूद नहीं होती, उसको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग किस में आते हैं, वर्टिब्रेट में आते हैं, ठीक है। तो उन तमाम जानदार के पास जो कि वर्टिब्रेट हैं, उनके पास जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो इंडोस्केलेटन होता है, सिंपल सी बात है, सही है। अब अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन की, सो द एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट इन द आउटसाइड, ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी। अब आप कहोगे मैं क्या बॉडी के बाहर भी स्केलेटल सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है। उन तमाम जानदार में जिनके पास वर्टिब्रेट नहीं है, रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है, तो वो अपना जो आप ये कह लो कि स्केलेटल सिस्टम है, बॉडी का स्ट्रक्चर और सपोर्ट या मूवमेंट कैसे करते हैं, एक्सोस्केलेटन की मदद से। तो उनकी जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो आउटसाइड होता है, जैसे जेलीफिश। अब जेलीफिश आपको कैसी सॉफ्ट सी नजर आएगी, सही है, उसमें कोई हड्डी वड्डी तो महसूस ही नहीं होगी, बट वो फिर सपोर्ट कैसे मिल रही है उसको, फिर मूवमेंट कैसे मिल रही है उसको, एक्सोस्केलेटन की मदद से, सही है। सो आउटसाइड दी बॉडी होगी, और साथ ही आप ये कह लो कि ये हार्ड आउटर कवरिंग होगी, सही है, हार्ड आउटर कवरिंग, सही है। ये हार्ड आउटर कवरिंग जो होती है, ये बेसिकली बनी होती है मेड अप ऑफ, अब देखो यहाँ पे तो बना था बोन्स और कार्टिलेज से, जबकि यहाँ पर इनकी जो हार्ड आउटर कवरिंग होती है एंडोस्केलेटन से, वो मिलके बनती है काइटिन और शेल से, ठीक है, काइटिन से और या फिर शेल से। देखो शेल क्या होता है ये तो आपको समझ आ गया, जैसे सी शेल आपने देखा होगा ना, जो समुद्र में शेल्स होते हैं, सी शेल्स, तो वो तो आपने देखे हैं शेल्स क्या होते हैं। काइटिन क्या है, काइटिन बेसिकली एक पॉलीमर है, सही है, काइटिन क्या है, पॉलीमर है। अब पॉलीमर से क्या मुराद, देखो पॉलीमर कहते हैं बेसिकली, पॉलीमर कहते हैं बेसिकली हमारे पास कुछ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, सही है। तो ये सब क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, गोश्त खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो इन सब में डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, सही है। जैसे दाल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। हम मीट हम खा रहे, गोश्त खा रहे, उसमें क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। हम जो फैट लेते हैं यानी ऑयल, घी, जो मजे से आप लोग पराठे खा रहे होते हो, मोटे हो जाते हो, क्यों, उसमें फैट है, राइट। सो ये तमाम क्या है स्टूडेंट, ये तमाम है बायोमॉलिक्यूल्स, सही है। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली किस चीज से मिलके बनते हैं, किसी ना किसी यूनिट से, सही है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज से मिलके बना है, ग्लूकोज से मिलके बना है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है,
सही है। जिस तरीके से ग्लूकोज है ना, बिल्कुल उसी तरीके से है काइटिन। सही है, जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल शुगर है, इसी तरीके से काइटिन भी है। सही है, तो ग्लूकोज तो सिंपल शुगर है, जबकि काइटिन का स्ट्रक्चर पॉलीमर में आता है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, काइटिन क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर यानी कि बहुत सारे यूनिट्स। सही है, जैसे ग्लूकोज है ना, वो एक मोनोमर है, एक सिंपल शुगर है। सही है, जबकि काइटिन किस में आएगा, पॉलीमर्स में आएगा। तो बस अभी आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप आगे फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर आपने बस इतना समझना है कि काइटिन एक किस्म का हमारे पास बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, जिससे मिलकर इसकी एक्सोस्केलेटन की जो आउटर कवरिंग है वो बन रही होती है। तो या तो वो शेल से मिलकर बने होते हैं, या तो वो काइटिन से मिलकर बने होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि इनवर्टिब्रेट है, उनको क्या फराहम करते हैं, सपोर्ट और मूवमेंट का जरिया फराहम करते हैं, यानी पूरा स्केलेटल सिस्टम फराहम करते हैं। इनका स्केलेटल सिस्टम बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी के बाहर होता है। बाहर क्यों होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में कोई वर्टिब्रेट कॉलम तो है नहीं। सही है, तो इसीलिए इनका एक्सोस्केलेटन बाहर होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ले लो आप, जैसे जेलीफिश। सही है, अच्छा इसके अलावा लास्ट में लिखा है फाउंड इन अर्थवॉर्म एंड जेलीफिश। वही बात हो गई कि ये ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं, बेसिकली आप ये कह लो कि ये अर्थवॉर्म में, सही, और किसमें, जेलीफिश में। सही है, तो ये अर्थवॉर्म में और बेसिकली जेलीफिश में पाए जाते हैं। ठीक है, सो अर्थ जेलीफिश तो हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहने वाले। अर्थवॉर्म जो हमारे पास, आप ये कह लो जैसे अच्छा अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर प्रॉपर सपोर्ट मिल रही है उसको, अर्थवॉर्म मूवमेंट भी करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम तो है नहीं, तो उनकी बॉडी जो बेसिकली सपोर्ट दे रही है, मूवमेंट दे रही है, वो कैसे दे रही है, तो उनकी बॉडी में इतनी कोई बोन्स भी नहीं होती ना, तो वो बेसिकली काइटिन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और वो होता है बेसिकली एक्सोस्केलेटन। सही है, तो स्केलेटन है क्या, स्केलेटन जो कि बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बना है। अब स्केलेटन की डिफरेंट टाइप होती है, इंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन। तो वर्टिब्रेट जितने जानदार हैं उनकी बॉडी में इंडोस्केलेटन होता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग वर्टिब्रेट में आते हैं, हमारी बॉडी में इंडोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन वो हमारे पास सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है जो कि तमाम इनवर्टिब्रेट में आता है। अब वो मोस्टली काइटिन या फिर शेल से मिलकर बना होता है, जैसे अर्थवॉर्म या जेलीफिश की बॉडी के अंदर ये एक आउटर कवरिंग होती है, थोड़ी हार्ड होती है, जो कि सपोर्ट और मूवमेंट फराहम करती है। सही है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी सवाल से दो सवाल मजीद आप बना सकते हो, इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन को एक तो आप इस तरीके से स्केलेटन की टाइप्स में बता सकते हो, दूसरा आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बता सकते हो। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेज। तो बोन्स और कार्टिलेज के दरमियान भी अब आप इंशाल्लाह फर्क बता सकोगे कि बोन्स हार्ड होते हैं, कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं, जैसे हमारे ईयर्स और हमारे नोज में मौजूद है। सही, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, वो है हमारे पास स्केलेटन से रिलेटेड। सही है, जॉइंट क्या है वो बता दिया, जॉइंट का फंक्शन, जॉइंट की टाइप्स बता दी। सही है, तो मजीद दो सवाल, एक इंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन का डिफरेंस, बोन्स और कार्टिलेज का डिफरेंस। ठीक है, आई होप कि आपको इस चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सही है, अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं या ग्रुप की डिटेल चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता जरूर कीजिएगा। सही है, अब हम डिस्कस करते हैं अपने इसी चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन को। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 सपोर्ट एंड मूवमेंट के लॉन्ग क्वेश्चन की। हमारे पास इसी चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है यानी सेक्शन सी का, तो एक ही सवाल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और वो है एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ बोन हीलिंग। तो बोन हीलिंग का मॉडल है जो कि आपने बताना है। बोन हीलिंग से क्या मुराद है, देखो हील का मतलब होता है, हीलिंग का वर्ड निकला है हील से।
ठीक है, हीलिंग का वर्ड निकला है किससे, हील से। हील का मतलब होता है यानी कि सेट होना, ठीक होना, सही है। हीलिंग यानी कि कोई किसी चीज का, किसी ब्रोकन चीज का सेट होना। अब ब्रोकन वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे बोन की बात की जा रही है। अब बोन अगर टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, डैमेज हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो वो हील होती है खुद ब खुद, सही है। अब वो खुद ब खुद हील क्यों हो रही है और खुद ब खुद हील होने का क्या मॉडल है या क्या प्रोसेस है, वो आपसे पूछा गया, सही है। सो अगर हम बात करें बोन हीलिंग की, so bone healing is the natural process by which a broken bone repairs itself after a fracture। देखो बोन हीलिंग क्या है, सबसे पहला तो बोन हीलिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरती अमल है, जो कि कब होता है, जब कोई बोन, हड्डी टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए या डैमेज हो जाए, तो बोन्स अपने आप को खुद ही रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी उसको सेट करना, उस ब्रोकन बोन को जोड़ने की खुद ही से कोशिश करते हैं और जोड़ भी देते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती तरीका। अब ये बोन क्यों कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, सो बेसिकली जो बोन्स के सेल होते हैं ओस्टियोसाइट्स, बोन के सेल्स, हमने पढ़ा था कि बोन्स के सेल क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। जब आपने बोन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बोन सेल्स आर द लिविंग सेल, which means कि लिविंग सेल्स क्या होते हैं, आर दे डिवाइडिंग सेल, जो कि डिवाइड हो रहे हैं, अपने जैसे सेल बना रहे हैं। तो जब कोई लिविंग सेल होता है तो वो लिविंग सेल अपने आप को प्रोड्यूस कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, तो इसी तरीके से वो अपने आप को रिपेयर भी कर सकता है, सही है। अच्छा, इसके साथ ही आपने एक और वर्ड सुना होगा ऑटोलाइसिस का, सही है। जैसे कि जब कोई डैमेज सेल होते हैं तो लिविंग सेल उस डैमेज सेल को इनटेक कर लेते हैं, खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, सही है। तो उसको हम ऑटोलाइसिस कहते हैं, सही। सो यहाँ पर अगर हम बात करें बोन्स के नेचुरली खुद को रिपेयर करने की, ठीक करने की, सो ये प्रोसेस जो हो रहा है ये किस वजह का हो रहा है, लिविंग सेल की वजह कर हो रहा है। क्योंकि बोन्स ओस्टियोसाइट्स लिविंग सेल से मिलकर बना है, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, जब वो डैमेज हो रहे होते हैं, इंजर्ड होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, अपने आप को वो खुद ही नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हील करते हैं, सही। अब लिखा है इस प्रोसेस का, द प्रोसेस अकर्स इन डिफरेंट स्टेज, कि प्रोसेस जो है ये नेचुरल प्रोसेस हीलिंग का मुख्तलिफ स्टेजेस में अकर होता है। अब वो मुख्तलिफ स्टेजेस क्या है, सबसे पहले होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉटिंग का आपने नाम सुना होगा। ब्लड क्लॉटिंग से मुराद है जब बेसिकली खून जमना शुरू होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो ओ नेगेटिव वाले होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है, तो उनके ब्लड ग्रुप में आपने देखा होगा ब्लड में जब जैसे कट लग गया, ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा है, खून जाया हो रहा है, तो वो फौरन क्लॉट होना शुरू हो जाते हैं, जमना शुरू हो जाते हैं। तो वही जो जम रहा होता है खून, इसी को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो जब कोई बोन ब्रेक होती है तो उसके बाद फौरन ही ब्लड क्लॉटिंग जो है ना होना शुरू हो जाती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग की फॉर्मेशन होती है, खून जमना शुरू हो जाता है। सो ब्लड कलेक्ट्स एट द ब्रोकन एरिया, और ये ब्लड कहाँ कलेक्ट होता है, ब्रोकन एरिया में। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बोन है, राइट, ये हमारे पास एक बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये बोन का स्ट्रक्चर जैसे यहाँ से क्रैक हो गया, टूट गया है, सही। अब ये बोन जो टूटा है यहाँ से ब्लड भी तो आएगा, राइट। अच्छा, बोन के अंदर ब्लड कहाँ से आया, सवाल ये बनता है। बोन के अंदर ब्लड आया है ब्लड वेसल्स की वजह से, सही है। तो हमारे बोन्स में भी तो ब्लड की सर्कुलेशन होगी ना, तो जो हमारे ब्लड के अंदर, बोन्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं वो वेसल्स के थ्रू हो रहे हैं। जब बोन ब्रेक होती है तो उसमें से जो ब्लड आता है वो वेसल्स की वजह से आता है। बोन में बजाय खुद ब्लड मौजूद नहीं है, जो उसमें से वेसल्स गुजर रहे हैं उसमें ब्लड होता है। सो यहाँ पर अब ये जो ब्लड है ना, जैसे बोन टूटेगा, डैमेज होगा, फ्रैक्चर होगा, तो ये जो ब्लड है ये क्लॉटिंग करना शुरू हो जाएंगे, क्लॉट्स बनाना शुरू हो जाएंगे। इस पूरे ब्रोकन जो एरिया है उसके अतराफ क्लॉट्स बनाएंगे, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग शुरू होगी, ब्लड कलेक्ट होंगे एट द ब्रोकन एरिया एंड फॉर्म अ क्लॉट, और एक पूरा जमा हुआ खून का स्ट्रक्चर यानी क्लॉट बना लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं,
हेमेटोमा, ठीक है। अब ये जो हेमेटोमा है, ये क्लॉट जो है ये प्रोटेक्ट करती है किसको, इंजर्ड एरिया को। तो ये जो इंजर्ड एरिया है जहां ब्लड बोन टूटी हुई थी, ब्रोकन बोन थी, इसको प्रोटेक्ट करेगी। यही हमारे पास जो ब्लड की क्लॉट है हेमेटोमा, ये क्या करेगी, इसको, इस इंजर्ड एरिया को प्रोटेक्ट करेगी। सही ना। सेकेंड जो हमारे पास प्रोसेस जो अकर होगा, स्टेज जो है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट कैलस। अब ये जो सॉफ्ट कैलस है ये क्या है, अ सॉफ्ट टिश्यू का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कैलस कहते हैं। ये फॉर्म होगा, बनना शुरू हो जाएगा अराउंड द ब्रोकन एरिया। अब यहाँ पर एक ब्रोकन एरिया की तरफ एक कैलस यानी सॉफ्ट टिश्यू का एरिया जो है, सॉफ्ट टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा ब्रोकन एरिया के स्ट्रक्चर के करीब ही। एरिया जो कंप्लीट जो टूटा हुआ है, हड्डी जो टूटी है उस तरफ। सही है ना। फॉर्मेशन ऑफ द हार्ड कैलस। अब ये जो सॉफ्ट कैलस था यही चेंज हो जाएगा इनटू हार्ड बोनी कैलस। यानी कि आपने देखा होगा जब कोई हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होता है, तो हम उसको फौरन क्या करवाते हैं, फ्रैक्चर को जो है वो पट्टी करवाते हैं, फ्रैक्चर जो होता है उसको सेट करने के लिए। अब ये जो फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए जो प्लास्टर कराया जाता है, ये फ्रैक्चर में जो पट्टी कराई जाती है, ये जितने टाइम तक ये प्लास्टर लगा हुआ होता है, जैसे किसी की पैर की हड्डी टूट गई, अब उसमें प्लास्टर लगा, अब ये जितने टाइम लगा हुआ होता है, तो ये चूंकि नेचुरल प्रोसेस है, तो ब्लड की क्लॉटिंग होना ये खुद से होंगे, सेल्स खुद ही ब्लड क्लॉटिंग करेंगे। ये सॉफ्ट जो आप ये कह लो सॉफ्ट टिश्यू जो बन रहा है, कैलस जो बन रहा है, ये खुद ही बनेगा। फिर ये चेंज होगा टाइम टू टाइम इनटू हार्ड बॉडी के। जो प्लास्टर लगाया जाता है वो बेसिकली सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि जो ये रीमॉडलिंग, इसको बोन्स के ठीक होने का जो तरीका है इसको हम रीमॉडलिंग कहते हैं। तो ये जो रीमॉडलिंग ऑफ बोन है ना, ये जल्दी हो सके और अच्छे तरीके से हो सके। सही है। तो ये जो प्लास्टर होता है, जब ये सॉफ्ट कैलस बनती है, सॉफ्ट टिश्यू बनता है, तो टाइम टू टाइम ये चेंज होके हार्ड हो जाता है, हार्ड कैलस हो जाता है। सो द सॉफ्ट कैलस चेंज इनटू हार्ड बॉडी कैलस, दिस जॉइंट द ब्रोकन पार्ट अप टुगेदर। अब ये जो सॉफ्ट टू हार्ड कन्वर्ट हुआ है, अब यही हार्ड कैलस जॉइंट करेगा टूटे हुए पार्ट्स को, यानी जो बोन्स के दो टूटे हुए पार्ट्स हैं, इनको यही आपस में जॉइंट करेगा, जोड़ेगा वापसी। सही है। लास्ट में स्टेज जो हमें देखने को मिलेगी, दैट इज द बोन रीमॉडलिंग, व्हिच मींस द बोन स्लोली टर्न्स शेप एंड साइज। अब बोन्स आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने शेप में और अपने पुराने साइज में जाएगा। एक्स्ट्रा बोन मटेरियल इज रिमूव्ड। अब सवाल ये बनता है कि मिस पुराने शेप पे और स्ट्रक्चर में तो चला गया, बोन्स ठीक हो गया, जो इजाफी कोई अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गई हो या अगर कोई इजाफी सॉफ्ट कैलस बन गया हो, हार्ड कैलस बन गया हो, तो ये जो इजाफी बोन्स का एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होगा ये कहाँ जाएगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा ऑटोलाइसिस का प्रोसेस होता है, सेल अपने ही आपको डाइजेस्ट करता है, तो उसी प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा डैमेज सेल होते हैं, एक्स्ट्रा सेल होंगे, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे। सही। सो ये है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा ये बोन्स जो होते हैं, एक तो ऑटोलाइसिस के थ्रू भी होते हैं, दूसरा ये बोन्स जो होते हैं वो डिसॉल्विंग बोन्स भी होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कुछ हमारे पास जैसे सर्जरी होती है, तो सर्जरी के टाइम पे जैसे जो स्टिचिंग की जाती है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डिसॉल्वेबल होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, वो उनको खुलवाने की स्टिचेस की जरूरत नहीं होती। ठीक है। पहले होता था ना, स्टिचेस खुलवाए जाते थे, जो इंटरनल स्टिचेस होते हैं वो कैसे, वो कहाँ जाते हैं, वो धागे कहाँ जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसी तरह कुछ बोन्स के स्ट्रक्चर में भी जो है ना कैटेगरी होती है, प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा ऑटोलाइसिस का प्रोसेस तो है ना कि सेल जो है वो अपने आप को, डैमेज सेल को डाइजेस्ट कर लेगा। राइट। सो यहाँ पर भी यही हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कि जैसे एक बोन है वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है, तो उस बोन के ब्रेक होने के बाद जो उसका हीलिंग प्रोसेस होगा, वेरी फर्स्ट द नेचुरल प्रोसेस, वो नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती अमल है। अब ये जो हम देखते हैं बाहर प्लास्टर हो रहा है, तो ये प्लास्टर सिर्फ इसलिए किया जाता है कि एक तो पेन कम से कम हो। सही है। और दूसरा ये है कि जो रीमॉडलिंग का तरीका जो नेचुरली अकर होता है बॉडी के अंदर, वो स्मूथली और जल्दी हो सके। उसमें होता क्या है, सबसे पहले ब्लड की क्लॉटिंग होती है,
ब्लड कलेक्ट होता है। कहाँ पर कलेक्ट होगा? बोन का जो टूटा हुआ एरिया है, ब्रोकन एरिया है, वहां पर कलेक्ट होगा। इस बोन के जो ब्लड के जो कलेक्शन है, जो क्लॉट बन रहे हैं, उसको हम हेमाटोमा कहते हैं। और ये प्रोटेक्ट करता है इंजर्ड एरिया को, यानी जो बोन टूटी हुई बोन है, जो एरिया है, जख्मी एरिया है, डैमेज एरिया, उसको प्रोटेक्ट करता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट कैलस। सॉफ्ट कैलस क्या है? एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि इस ब्रोकन एंड की तरफ बन जाएगी, ठीक है, अराउंड उसके बन जाएगी। देन बाद में टाइम टू टाइम ये हार्ड हो जाएगी, इट्स बिकम हार्ड एंड हार्डर, राइट। सो ये हार्ड हो जाएगी और हार्ड होने के बाद ये क्या करेगी? दोनों टूटे हुए बोन्स के पार्ट को टुगेदर जॉइंट करेगी, राइट। नाउ जॉइंट करने के बाद लास्ट में जो आपके पास स्टेज आएगा, दैट इज द बोन रीमॉडलिंग। बोन रीमॉडलिंग से मुराद है द बोन्स स्लोली रिटर्न, आहिस्ता आहिस्ता बोन अपने पुराने शेप में और साइज में बदलेंगे, सही है। इन द लास्ट एक्स्ट्रा बोन मटेरियल इज रिमूव्ड, और एक्स्ट्रा बोन मटेरियल रिमूव हो जाएगा। सो ये कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास कहलाता है द बोन हीलिंग। या इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में सवाल में ये भी लिखा सकता है रिमॉडलिंग, बोन रीमॉडलिंग। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोन रीमॉडलिंग भी कहते हैं, सही है। सो आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। वंस अगेन अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर आप हमारे बैचेस में इनरोल्ड होना चाहते हो या डिटेल्स जानना चाहते हो तो नंबर पे रब्ता जरूर करना, ठीक है। अपने पेपरों की भरपूर तैयारी करें, यही टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, ताकि एंड टाइम में आप रिवीजन कर सकें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर स्टडी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।